सपने तो लाखों करोड़ों देखते हैं, लेकिन उन्हें साकार करने का दम सिर्फ कुछ एक में होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आर के शुक्ला कालका आईएएस जोन से आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने एमपीपीएससी निकालने का सपना देखा है तो उसे बीच में छोड़ना नहीं है, टूटने नहीं देना, चाहे कैसी भी विषम परिस्थितियां ही क्यों ना आ जाएं। मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा इस सपने को साकार करवाने में। आप एमपीपीएससी की तैयारी कैसे करें 2020 के नए पैटर्न के अनुसार हमने इस वीडियो में उसकी पूरी डिटेल दी है, तो आप पूरी वीडियो को देखें और हाथ में एक कलम और कॉपी जरूर रखें। जो बिंदु आपको अच्छी लगे उसे नोट कर लें, क्योंकि हर बिंदु हमने अपने इस वीडियो में वो डाली है जो आपके सपने तक पूरा करने में, साकार करने में आपकी बहुत मदद करेगी और आपको कहीं ना कहीं उसके पास तक ले जाएगी। दूसरा दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को जो आप देख रहे हो, आपने ना जाने कितने अनेक सैकड़ों छात्र छात्राएं देखे होंगे। इस वीडियो को उन तक शेयर जरूर कर देना। शायद हो सकता है जैसे ये वीडियो आपके लिए सहायक है, किसी दूसरे के लिए भी ये बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध हो। और फिर भी अगर कोई डाउट होता है, आप हमसे परमानेंट जुड़ना चाहते हैं, अपने सपने को जो आपने देखा है हमारे साथ साथ पूरा करना चाहते हैं, तो हमें जरूर कॉल करें 7400501501 7400 501 501। आपका अपना साथी आर के शुक्ला। जो अभी डेमो है, इट्स बेसिकली टारगेट फॉर सीएसई, ठीक है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। देखिए, जब हम तैयारी करते हैं, आराम से मेरी बात को आप ध्यान से रखिएगा, ओके। जब हम तैयारी करते हैं तो हमारे दिमाग में एक डीप स्टडी की बात होती है कि हम सिविल सर्विस लेवल की हम बात कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखने की जरूरत है कि हम जो बात कर रहे हैं वो सिविल सर्विसेज एग्जाम की होती है। तो सिविल सर्विस एग्जाम की जब हम बात करते हैं, एमपीपीएससी की मैं बात करूंगा क्योंकि आप लोग एमपीपीएससी को फोकस कर रहे हैं, तो सबसे पहले जब मैंने कोई भी नया बैच स्टार्ट किया है और डेमो दिया है, सबसे पहले वी हैव बीन कंटिन्यूसली गिविंग डेमोस फॉर लॉन्ग टाइम, ओके, ऑन लाइव क्लासेस, जब से कोविड-19 की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। तो जब हमने डेमोस दिए हैं तो स्टूडेंट को कुछ भी नहीं पता होता, दे आर नॉट फैमिलियर टुवर्ड्स एमपीपीएससी कि एमपीपीएससी है क्या, दूसरा ये एग्जाम कैसा होता है, इसका पैटर्न कैसा होता है, ये किस प्रकार, मतलब कितने स्टूडेंट को सेलेक्ट करता है, इसमें कोर्स क्या क्या है। और जब से 2020, आराम से मेरी बात सुनिएगा, जब से 2020 में ये चेंजेस आए हैं, न्यू पैटर्न आया है, तो बच्चों में और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। तो दोस्तों, अगर हम एमपीपीएससी की बात करते हैं या किसी भी एग्जाम की बात करते हैं, जब तक आपको उसका प्लेटफॉर्म नहीं पता होगा कि वो कितना रिलेवेंट है, आपके अकॉर्डिंग है या नहीं है, जब तक डायरेक्ट लेक्चर अगर मैं स्टार्ट करूं तो वो अननेसेसरी है, वो बिल्कुल स्पॉइल है टाइमिंग का। जैसे कहीं भी डेमो होते हैं, बच्चे बैठते हैं और फैकल्टी आते ही स्टार्ट कर देती है, देखो आज मैं ये पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स में, मैं आपको ये केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन पढ़ा रहा हूँ, न्यूट्रॉन पढ़ा रहा हूँ, प्रोटॉन पढ़ा रहा हूँ, मेसॉन पढ़ा रहा हूँ, एंटी न्यूट्रोनो पार्ट्स पढ़ा रहा हूँ, है ना, हाईफोन पढ़ा रहा हूँ, हाईफोन किस तरह से। अरे यार, पता नहीं कि क्या पढ़ा रहे, क्या हो रहा है, हम तो कुछ और आए थे। ये पता कैसा है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये पता कैसा है, जैसे मैं आपको एक शहर में छोड़ दूं, आपके पास 3 दिन का समय हो, आप ऑटो वाले से कहो कि ऑटो वाले भैया मुझे उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूरब से लेके पश्चिम तक घुमा दो, जितना आपका मन चाहे आप घुमा दो, आप घुमा दो, ठीक है, मुझे नहीं पता, आप घुमा दो जितना घुमाना है, और मैं 3 दिन बाद चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। तो ऑटो वाला क्या करेगा, ऑटो वाला
अपने हिसाब से थोड़ी थोड़ी जगह ले जाएगा और बस 3 दिन काट जाए, खत्म हो जाएगा। क्या ये सही है? अगर आप शहर घूमने आ रहे हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है, अगर आपको उसकी बेसिक सारी प्लेसेस पता है, तो आप प्रॉपर 3 दिन को यूटिलाइज कर सकते हो और प्रॉपर सेटिस्फेक्शन ले सकते हो। अगर आपको उसके बारे में ही कुछ नहीं पता और आपने किसी और पे डिपेंड हो गए, मेरी बात समझिए, अगर आप किसी और पे डिपेंड हो गए, यू आर नॉट ए स्मॉल किड्स। If you are think that you can clear civil service examination, you will appear yourself in CSE, MPPSC में अगर आप appear करने की सोच रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप well aware हो, उसके बारे में अवेयर हो और आप इंटेलिजेंस हो, सोचने समझने की आप में शक्ति है। या सुनो, मैं आपको ये कंसीडर करूंगा, ओके मेरे फ्रेंड दोस्तों। तो वो जो ऑटो वाला घुमा रहा है, वो एक रूरल टाइप का व्यक्ति, इलिटरेट पर्सन होगा, जो ऐसी बातें करेगा 3 दिन है और मुझे घुमा दो। जो लिटरेट पर्सन होगा, पढ़ा लिखा होगा, वो पहले से रिसर्च करके जाएगा कि मुझे पूना, सपोज पूना मान लो, मैं पूना में यहां जाऊंगा, यहां जाऊंगी, मुंबई में यहां जाऊंगी, दिल्ली में यहां जाऊंगी, गुड़गांव में जाऊंगी, एक सिस्टमैटिक मैनेजमेंट करेगा। दोस्तों यही गलती आप लोग कर बैठते हैं। आप whenever you join any academy, आप कोई भी एकेडमी ज्वाइन करते हैं, तो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करके उस पर वर्कआउट करना शुरू करते हैं और आप सिर्फ ये नहीं देखते कि हमें करना क्या है, हमारा फ्लो क्या है। जैसे एक इलिटरेट पर्सन कहता है 3 दिन में कहीं भी घुमा दो, ऐसे ही आप कहते हो कुछ भी पढ़ा दो। तो कुछ भी पढ़ाने मतलब निकालना है, लेकिन कुछ भी पढ़ा दो, ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए। और इसमें आप क्या होता है, आपका जो टारगेट है ना, वो छूट जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात, अगर आप लाइफ में कोई भी चीज शुरू करने जा रहे हैं, मैं नहीं कहता, ये भी एक टारगेट है। सिविल सर्विस, आपके लाइफ में बहुत सारे टारगेट होंगे। आपको पूरा वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी के साथ उस प्लेटफॉर्म को एक्सेप्ट करना होगा जो आपने सोचा है। अगर ऐसे तो कोई भी व्यक्ति होता ना, गांव का बंदा भी होता ना, बैठा हुआ कुछ नहीं कर रहा, वो भी कह देगा हाँ मैं भी कर लूंगा, मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सक्सेस कौन होता है? जो वेल प्लान्ड होता है, जो स्टेप बाय स्टेप अपनी स्ट्रेटेजी को डिसाइड करता है। सबसे पहले आपको सिविल सर्विस में सक्सेस का जो बिंदु है, आपको ध्यान रखना होगा। पहला पॉइंट, प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक, इट्स माय फर्स्ट क्लास। सबसे पहले अपनी नोटबुक में लिखें, इट्स नॉट अ नोट्स, लेकिन ये लाइन नोट्स से भी बढ़ के है सक्सेस दिलाने में। नोट्स तो आप करोड़ों पन्ने के बना सकते हो। ये सबसे पहली लाइन कि हमें आप सिर्फ एक लाइन नोट करेंगे, इसलिए मैंने कहा कॉपी पेन से लिख के रखने, तो मेरी बातें खत्म हो जाएंगी। पहला, अगर हमें सिविल सर्विस क्रैक करना है, आप नोट करेंगे, सिविल सर्विस क्रैक करने के लिए हमें वेल प्लान और वेल स्ट्रेटेजी फॉर्म करनी है। सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए, यू हैव टू मेक, जस्ट राइट डाउन, आई हैव टू मेक वेल स्ट्रेटेजी फॉर क्रैकिंग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। एक सही रणनीति और एक सही डायरेक्शन हमें अपनाना होगा। पहला पॉइंट लिखा आपने, प्लीज टाइप करिए। आपको मेरी ये बात समझ में आई? क्योंकि आप लोग सिविल सर्विस से पहली बार डेमो ले रहे हैं मेरे साथ, आपका मुझे फीडबैक हर पॉइंट का चाहिए। क्या आपने लिखा? आपको मेरी बात समझ में आई कि सिविल सर्विस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप वर्कआउट करना होगा, वेल प्लान स्ट्रैटेजी बना के वर्कआउट करना होगा। आई नीड ऑल फीडबैक, मुझे सभी के फीडबैक चाहिए जो स्टूडेंट अभी देख रहे हैं। आयुषी, स्वाति और आस्था ने मुझे दे दिया। आपको समझ में आया? फर्स्ट स्टेप आपकी क्या होनी चाहिए? एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आप लोगों की। ओके फाइन। फर्स्ट, हम कुछ भी रैंडमली करते हैं। स्टूडेंट कहते हैं वो 10 साल से तैयारी कर रहा है, सब फेल हो रहा है। कोई कहता है मैं 5 साल से फेल हो रहा हूं, मैंने जिंदगी भर निकाल दी, मैं कभी सिविल सर्विस अधिकारी नहीं बन पाया, मैं फेल हो गया। कारण सिंपल यही है, उसकी ना ही प्लानिंग थी ना वेल स्ट्रैटेजी थी, वेल प्लान स्ट्रैटेजी थी। उसने क्या किया? रैंडमली पढ़ाई स्टार्ट करी, रैंडमली कुछ भी किया और वो मतलब उसका टाइम स्पॉइल हुआ और उसने लीव कर दिया अपना एम को। तो आपको ये 3 चीज तो फॉलो करनी, पहली चीज फॉलो करनी होगी, ठीक है। दूसरी बात, आप उनको भी देख सकते हो जिन्होंने 1 साल में क्रैक किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब 6 महीने की तैयारी में क्रैक किया। तो आप उन्हें क्यों नहीं देखते? हम उन्हें क्यों देखते हैं जो फेल है? फेलियर मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है स्टेप बाय स्टेप प्लान की। फर्स्ट पॉइंट आपने लर्न किया मेरे साथ। ओके दोस्तों, क्या होता है कि हाय, उसे रिफ्रेश करें, आप रिफ्रेश कर लें क्विकली। वीडियो विजिबल है बेटा? वीडियो विजिबल है?
सभी को दिखाई दे रहा है? क्लियर है? प्लीज नीड फीडबैक, नीड टू फ्रेश योर पेज एंड नीड फीडबैक क्विकली. ओके ओके, वो थोड़ा सा ब्लिंक होता है नेटवर्क, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो रिफ्रेश करो. और वीडियो क्लियर है ना? ओके, तो मुझे फीडबैक मिल चुका है आप लोगों का. तो बात आती है कि हमने पहला लर्न किया कि हमें पहले स्ट्रेटेजी बनानी है. ओके, देखो बेटा, कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो जस्ट उसको वीडियो को रिफ्रेश कर लेना. ओके, जब नेटवर्क ब्लिंक करता है तो कभी कभी पेज बंद हो जाता है, रिफ्रेश मांगता है. ठीक है, अब मेरी बात दूसरी ध्यान से सुनिए. पहला लेसन आपने सीख लिया. दूसरा, क्योंकि आप सिविल सर्विस की तैयारी करो तो स्टेप बाय स्टेप. दूसरी बात, मेरे पास 3 प्रकार के स्टूडेंट आते हैं. आई हैव सीन in my whole life 3 type of student. You won't believe, I have been teaching since 2003. मैं 2003 से कंटिन्यूसली सिविल सर्विसेज को स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं. तो मेरे सामने 3 प्रकार के स्टूडेंट आते हैं. 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट आई हैव सीन इन माय लाइफ, होल लाइफ. पहला, जिनके टेम्परेरी थॉट आते हैं. चलो मैं आपको बताता हूं मेरे पास 3 प्रकार के स्टूडेंट कौन से आते हैं. ये डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी के हो, क्योंकि जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे कि आप किस कैटेगरी के हो, तब तक आप सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकते. पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट भी उतना ही जरूरी है सक्सेस के लिए. चलिए, तो मैं बात करता हूं या टाइप ऑफ स्टूडेंट्स इन माय लाइफ. ये है मेरा टाइप ऑफ स्टूडेंट्स का सिनेरियो, फिनोमिना, जो आपको अभी दिखाई दे रहा है आपके सामने. ओके, देखिए, टेम्परेरी थॉट रखने वाले मेरे पास पहले स्टूडेंट्स आते हैं. टेम्परेरी थॉट रखने वाले बहुत सारे, 90% स्टूडेंट, इस 80% मानता हूं, हाँ, 75 to 80% स्टूडेंट मेरे इस कैटेगरी में आते हैं. मेरे पास हो सकता है आप भी उसमें से हो, आयुषी, स्वाति, अनास्था, जो भी और बच्चे हैं देख रहे हैं, हो सकता है आप भी इसी में से हो. 75 to 80. अभी ना आप डिसाइड कर सकते हो ना मैं डिसाइड कर सकता हूं आप किस में हो. ये डिसाइड करेंगे आने वाले 3 दिन. टेम्परेरी स्टूडेंट, थॉट वाले स्टूडेंट, मतलब उन्होंने, उनके रिश्तेदार हैं, पापा मम्मी ने कुछ भला बुरा कह दिया तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं सिविल सर्विस अधिकारी बनूंगा. पिक्चर देखने गए, मूवी देखने गए, वहां पे देखा कि सिविल सर्विस सर्वेंट जो होता है, अधिकारी होता है, ऑफिसर होता है, उसकी पावर कितनी होती है, तो सडनली थॉट आ गया मैं भी आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, डेप्यूटी कलेक्टर बनूंगा, तहसीलदार, आरटीओ में जाऊंगा, सिविल वो. दूसरा, किसी ने बोल दिया कि भाई तू नौकरी कर तो अच्छी कर, फेल हो गया कोई बंदा, तो उसने थोड़ी समय के लिए सोचा मैं कुछ ना कुछ कर लेता हूं, लगे हाथ ये भी काम करता रहूं, ये भी काम कर लूं, लगे हाथ ये भी बन जाता हूं, तो वो बन गया. चौथा स्टूडेंट हर 100,000 कोचिंग में घूमता फिरता है. 2 महीने दिल्ली कर आया, 3 महीने वहां कर आया, 4 महीने वहां कर आया, और क्या पकाई, खिचड़ी पकाई उसने. 4 प्रकार के स्टूडेंट. तो ये होते हैं टेम्परेरी थॉट. 2 महीने तैयारी करते हैं, 1.5 महीने तैयारी मेरे पास भी आते हैं. 50,000 मैं फीस लेता हूं अपनी एकेडमी, 48,000 हमारी फीस है ऑफलाइन की, आपकी ऑनलाइन की तो कम है. तो वो स्टूडेंट मेरे पास भी आते हैं. 1.5-2 महीने दिखाई देती मेहनत, उसके बाद खत्म. टेस्ट होता है, वो टेस्ट नहीं देते, नोट्स होते तो नोट्स नहीं देते, याद करते तो क्या होता है, पैसा डाल दिया, क्योंकि उनकी जिंदगी में उन्होंने पैसा लुटाया है. उस तरीके के स्टूडेंट होते हैं टेम्परेरी, और जिन्होंने मतलब कुछ पानी के बुलबुले के समान, 1-2 महीने रहा, बुलबुला फूट गया, कौन सा टारगेट, हमारे बस की बात नहीं है, भाड़ में जैसे हम नहीं कर सकते, कर लेंगे 2 साल बाद कर लेंगे, whenever I get time we will get time later on, हम तब कंप्लीट कर लेंगे, तब कर लेंगे, ये हो जाए तब कर लेंगे, वो हो जाए तब. उनका तब कभी नहीं आता. सिविल सर्विस हलवा नहीं होता. समझ में आया? जो उनके अनुसार उनको सक्सेस दिलाएगा. समझ में आ रहा नहीं आ रहा? डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है. वो सोचते हैं मैं 2 साल बाद तैयारी करूंगा, 4 साल बाद, समय नहीं होता. जो करने वाले होते हैं वो ऑन टाइम करके निकल जाते हैं. खैर, तो ये होते हैं टेम्परेरी थॉट. मैंने समझा, मतलब मूवी देख के इंस्पिरेशन हो गए, ऐसे ही बन गए, माता पिता ने कुछ सुना दिया तो बन गए, किसी को देख लिया तो बन गए, ऐसे ही. तो वो होते हैं टेम्परेरी थॉट्स. वो कितने चलते हैं? वो ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 महीने चल पाते हैं. ओवर कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस उनमें बहुत होता है.
मैं तो अधिकारी बनूंगा ही बनूंगा, उसकी कमी नहीं होती। टेम्परेरी थॉट जरूर है, लेकिन उस स्टूडेंट को थोड़ी ना मालूम है कि मेरे अंदर टेम्परेरी थॉट है। वो तो सोचता है कि मैं तो बनूंगा ही बनूंगा। कोई नहीं कहता कि मैं जो सोच रहा हूं वो ओवर कॉन्फिडेंस है मेरा। मेरी बात समझना, सबको लगता है, हर कैटेगरी के स्टूडेंट को लगता है कॉन्फिडेंस, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कब आता है? भाई तू फेल हो गया, पीएससी नहीं निकाल पाया, इसका मतलब तू ओवर कॉन्फिडेंस में था। टेस्ट में फेल हो रहा है एकेडमी के, यानी तो ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहा है। अभी भी मेरे एकेडमी में भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, 1 साल हो गया, ना टेस्ट देते ना पढ़ते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं। हम तो करेंगे, एक ना एक दिन कर लेंगे। मैंने कहा कर रहे हो तो टेस्ट दे के दिखाओ। टेस्ट दिया, 17-18 नंबर आए 300 में से। उनकी जो कॉपी चेक करी हमने तो लग के ढंग से 50-50% तो 20% नंबर निकाल पाए वो बच्चे हमारे मेंस एग्जामिनेशंस में और ऑब्जेक्टिव में। तो काहे का, तो उन्हें नहीं पता कि वो भ्रम में जी रहे हैं। तो पहला होता है टेम्परेरी थॉट। ऐसे बच्चे फेल होते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मुझे नहीं मालूम जो आप देख रहे हो आप भी ये हो या नहीं हो, क्योंकि आप खुद जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आप कॉन्फिडेंस में हो या ओवर कॉन्फिडेंस में हो। टेम्परेरी थॉट माइट भी आपके अंदर हो, लेकिन मुझे नहीं मालूम, ना ही आपको मालूम। ये बात ध्यान से सुनना। दूसरा होता है फोकस ऑन कोर्स कंप्लीशंस। बच्चे आते हैं, कोर्स खत्म, कोर्स खत्म, कोर्स खत्म, कोर्स खत्म कराओ। ये होते हैं 15 to 18%। 15 to 18% कोर्स खत्म हो जाए, कोर्स खत्म हो जाए। उनका टारगेट ही होता है पहले बोल, सर मेरा कोर्स कब खत्म हो जाएगा, सर मेरा कोर्स कब खत्म हो जाएगा, सर मेरा कोर्स कब खत्म हो जाएगा। बस उनका ये टारगेट होता है, सब कोर्स खत्म करो, जल्दी खत्म करो। ये भी फेल की कैटेगरी में आते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कोर्स खत्म करना सिविल सर्विसेज को सेलेक्ट या सक्सेस नहीं दिला सकता। कोर्स कंप्लीशन एक अलग चीज होती है, उसमें ग्रिप, उसमें एनालाइज, उसमें राइटिंग सेक्शन लिखना एक अलग चीज होती है, परफेक्शन अलग चीज होती है। कंप्लीशन, हर बच्चा जो एग्जाम देने जाता है वो कोर्स कंप्लीट करके ही जाता है। महिला पर्यवेक्षक, छोटे छोटे एग्जाम ले लो, एसआई ले लो, पीएससी ले लो, उसमें लूसेंट लगाई है, लूसेंट पूरी रटमाली है। तो क्या लूसेंट याद कर ली, उसमें भी कोर्स के अकॉर्डिंग बात की गई है, तो क्या आपको सिलेक्शन हो गया, आप कलेक्टर बन के बैठ जाओगे, डेप्यूटी कलेक्टर? सवाल ही नहीं होता। उनके दिमाग में भूत होता है। तो क्या करती है फैकल्टी, उनके इसी भूत का जो दिमाग में चढ़ा हुआ है फायदा उठाती है। उन्हें जल्दबाजी में जब फॉर फोर्स करोगे, कोर्स खत्म करो, कोर्स खत्म करो, क्या करती है फैकल्टी? ठीक है भैया, चूल्हे में जा, मुझे क्या करना, तेरी फीस आई गई है, कोर्स खत्म करना है, ले। जो फैकल्टी को पढ़ाना चाहिए डिटेल में एनालाइज करके, क्योंकि सिविल सर्विस का मेन ऑब्जेक्टिव ही है एनालाइज, आपकी बुद्धि को देखना कि क्या आप जिला संभाल सकते हो। तो फैकल्टी कहती है इसके बुद्धि में कोर्स कंप्लीशन है, डीप पढ़ना ही नहीं चाहता, उसने इतना बड़े कोर्स को इतना कर देगा, इतनी 2 लाइन, बेटा ये 2 महीने में कोर्स खत्म, जय राम जी की। अब तुम घर पे बैठे हो, फिर तुम कह रहे हो पेपर देने गए, वहां क्वेश्चन ही नहीं फंस रहे तुम्हारे। तो भैया आप एनालाइज करके पढ़ो। तो जो फास्ट दिमाग में रखते हैं ना, बस कोर्स कंप्लीट हो जाए, उनकी वो भी ओवर कॉन्फिडेंस, और उन्हें नहीं मालूम होता कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। दे फील हम तो कॉन्फिडेंस है, एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, हम स्वयं से पढ़ते रहेंगे और हो जाएगा। ऐसा ना कभी पॉसिबल हुआ है ना होगा। मैं फ्रैंकली बताऊं क्यों नहीं होता, हम स्वयं से एनालाइज नहीं कर सकते, हमारा टाइम बर्बाद हो जाता है जब तक फैकल्टी साहब लगे रहते हो और परफेक्शन नहीं आता। परफेक्शन कब आएगा? जब आप एक टॉपिक में अंदर 10 बातें जोड़ने की हिम्मत रखोगे, नया नया डेटा ऐड करोगे, करंट अफेयर से उसे जोड़ोगे, डायग्राम फिगर बनाओगे, तो उसमें जल्दबाजी का कोई काम होता ही नहीं है। तो यह भी कोर्स कंप्लीशन अलग चीज होती है, सिलेक्शन अलग चीज होती है। यह बात आपको 2 चीज याद रखनी है। तो एक ये भी आते हैं, ये भी स्टूडेंट मैक्सिमम फेल होते हैं। कितने स्टूडेंट्स कोर्स कंप्लीट करके भाग जाते हैं, घर पे बैठे रहते हैं, भूल जाते हैं और कभी एमपीपीएससी नहीं निकालते, फिर छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी करने लग जाते हैं। दोस्तों ये भी फेल, लेकिन उन्हें नहीं मालूम होता कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। क्यों नहीं मालूम होता? क्योंकि उनका माहौल, जो फ्रेंड सर्कल होता है, वो भी बोलता है कोर्स कंप्लीट करो, खुद पढ़ते रहो, कोर्स में खुद पढ़ते रहो। खैर एनीवे, अब आते हैं मेरे पास थर्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स, डेडिकेटेड, एनालाइज perfections and make strategy according to new pattern। ये स्टूडेंट आते हैं दोस्तों। ये इस प्रकार के स्टूडेंट की जो परसेंट होता है मेरी एकेडमी में, जो मुझे मिलते हैं, मुझे हर तरीके के स्टूडेंट मिलते हैं। मैं तो अपनी एकेडमी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं भैया, हर जगह ऐसा ही माहौल रहता है। चाहे तुम दृष्टि दिल्ली चले जाओ,
दृष्टि की बात करूं, हिंदी मीडियम के छात्र हो आप तो, या कहीं भी हमारे यहां जाओ, ये हमें मिलते हैं 2% से, या 3% मानता हूं, 3 to 5% से, 3 से 5% जो डेडिकेटेड होते हैं, एनालाइज करते हैं, परफेक्शन से साथ काम करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं और न्यू पैटर्न जो दिया उसको ध्यान में रखते हैं। अब ये 3 स्टूडेंट्स हो गए। तो दोस्तों ये है सक्सेस मंत्रा। सक्सेस मंत्रा आपका ये 3rd पॉइंट है जो आपको सक्सेस दिलाएगा सिविल सर्विस में। अब आपसे पूछूं आप किस में जाओगे, आप 2 मिनट में बोलोगे हम ये हैं, हम ये हैं, हम तो ये 3rd पॉइंट हम हैं, हम हैं। मैं आयुषी से बोलूं, आस्था से बोलूं, स्वाति, किसी से बोलूं, नरेश से बोलूं, जो बच्चे हैं, हम ये हैं, कोई भी 100 बच्चे आएंगे ना, ये तीसरे पॉइंट पे टिक करेंगे, हम ये नहीं है, हम ये नहीं है, हम ये नहीं है। तो भैया व्हाट अबाउट आवर प्रीवियस एक्सपीरियंस, जो हम देखते आ रहे हैं, अगर आप ये नहीं हो तो फिर आप, हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो क्या है, व्हाट अबाउट दैट, वो क्या था। तो हर बच्चा कहता है कि हम ये हैं, 3rd पॉइंट। तो ये आप डिसाइड नहीं करते हो, ये हर को लगता है हम यही हैं, हम यही हैं, ये डिसाइड आप नहीं करते हो। ये डिसाइड करती है 2 चीजें, एक टाइम, समय, और एक आपकी परफॉर्मेंस। एक आपकी परफॉर्मेंस, एक आपका समय। समय बताएगा कि आप कितने डेडिकेटेड हो, कितना एनालाइज करके लिख रहे हो, और दूसरा बताती है परफॉर्मेंस, आपके टेस्ट में जो परफॉर्मेंस होगी। अब आप जो देख रहे हो, आप किस कैटेगरी में हो वो बताएंगी ये 2 चीज। और आपको ये डेमो दिया जा रहा है तो आपको ये चीज, आप किस कैटेगरी में हो इसका डिसाइड कर देगा संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। ट्यूसडे विल डिसाइड कि आप किस कैटेगरी हो। तीसरा दिन, 2 दिन का डेमो, तीसरे दिन मेरा टेस्ट होगा, और क्या परफॉर्मेंस है आपकी वो आपका बताएगा। आप नहीं बता सकते, आप कोई नहीं होते अपने आप को जज करने वाले। जज आपको दूसरा व्यक्ति करता, खुद जज नहीं कर सकते, कोई व्यक्ति अपनी कमी नहीं देख सकता। तो ये तीसरा दिन आपको जजमेंट डे होगा, इन 3 पॉइंट और 3 दिन। तीसरा दिन बताएगा कि पहले में हो, दूसरे में हो, या तीसरे में हो। मेरी बात समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? प्लीज, लाइव क्लास है, आप मुझे प्लीज फीडबैक दीजिए। क्या आपको ये 3 पॉइंट समझ में आए कि कौन डिसाइड करेगा? टेम्पररी थॉट स्टूडेंट फोकस ऑन कोर्स कंप्लीशन एंड डेडिकेशन, एनालाइज परफेक्शन एंड मेक स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न। हैव यू गॉटन whatever I discussed to you? I need feedback to all. Okay, चलिए, ओके। अब बात आती है, मैं अब इसकी बात करता हूं फ्रेंड्स। हम जो पढ़ाते हैं, ऑब्वियसली बात है, हम इस चीज को देख के पढ़ाते हैं। मैं अगर बात करूं तो हम जो पढ़ाते हैं, हम इस चीज को देख के आपको पढ़ाएंगे। ओके, तो आप लोगों को फीडबैक आ गया मुझे, मैं इन चीज को देख के पढ़ाएंगे। तो इसमें हमारा, अब मैं एमपीपीएससी के सिलेबस की बात करता हूं। पहले पता तो हो, या रिक्शे वाले के साथ ऐसे ही घूम रहे हो पूरा शहर, वही वाली बात नहीं, इलिटरेट नहीं हो, लिटरेट हो। तो एक स्टेप बाय स्टेप। तो अभी एमपीपीएससी 2020 में आपका नया पैटर्न आया है, बिल्कुल न्यू पैटर्न आया है। तो हमारा जो पैटर्न है, फॉर्मेट है दोस्तों, वो उसमें एक होता है प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा, एक होता है मेंस मुख्य परीक्षा जो सब्जेक्टिव होती है, लिखना पड़ता है, और एक होता है इंटरव्यू। एक होता है इंटरव्यू, एक होता है प्रीलिम्स, और एक होता है मेंस। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा मैं बताना चाहूंगा, जो प्रीलिम्स जो होता है, ये प्रीलिम्स जो आपका होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है, और इसमें मैं प्रीलिम्स की बात करूं, ये ऑब्जेक्टिव होता है बेसिकली। और इसके अंदर, ओके, इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, आपके 2 पेपर होते हैं, GS1 एंड CSAT पेपर 2। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड है, मैं 2020 की न्यू पैटर्न की बात कर रहा हूं। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, और एक होता है GS1। ओके, इन दोनों में मैं सिर्फ प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, अभी आपको मैं सिर्फ 5-10 मिनट में समझा दूंगा ये क्या फॉर्मेट है। तो इसमें हमारे आते हैं 100 क्वेश्चंस, और इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 100, यानी 2 पेपर होते हैं सेम डे। सेम डे आपके 2 पेपर होते हैं,
जिसमें एक होता है जीएस का और एक होता है आपका सी सेट, यानी आपकी सिविल एप्टीट्यूड, मतलब आपकी मानसिकता योग्यता जानना चाहता है कि आप में कितनी योग्यता है, बौद्धिक क्षमता, सामान्य योग्यता, गद्यांश पद्यांश वो दिए जाते हैं। ठीक है, इनमें हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 2 मार्क्स का होता है। इसमें भी हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी ये GS1 कितने नंबर का हो गया, 200 नंबर का। 100 क्वेश्चन मल्टीप्लाई टू 200। दूसरा पेपर कितना हो गया, 200, हर चीज हो गया। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, ये जो आपका GS1 है, मैं बात कर रहा हूं, जैसे जो हमारा GS1 है, GS1, इसमें आपकी मेरिट डिसाइड होती है। दूसरा पेपर जो सीसेट का रहता है उसमें आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करना होता है। क्वालिफाइंग के 40% अंक, हो सकता है आगे चल के 33% भी कर दें, वो कम करने की फिराक में है। तो आपको जो सीसेट है उसमें क्वालिफाइंग करना है, जो सिर्फ नॉर्मल दे रहे हैं, मैं फॉल्स की बात नहीं कर रहा। और दूसरा GS1 में आपको मेरिट लिस्ट में आना होता है। तो दोस्तों मैं GS1 की पहले बात करता हूं, जो आपका मेरिट वाली बात है। इसमें क्या होता है, ये 200 नंबर का होता है। मैं 200 नंबर हिसाब मैं क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगा। जो मेरिट जाती है जनरल्स की, ओबीसी जनरल में 1-2 नंबर का ही फर्क होता है, SC ST में ज्यादा फर्क अब नहीं रह गया। तो आपको कम से कम इस पेपर में अगर मेरिट में आना, जो अभी तक रुझान रहा है, तो आपको कम से कम 80+ यानी 80% स्कोर करने की जरूरत है, तब आप सिक्योर समझ सकते हैं अपने आप को। एक बार तो 83 नंबर भी गए थे, 83 क्वेश्चन सही थे, नंबर नहीं कहूंगा, 83 क्वेश्चन सही थे। तो आप 85% क्वेश्चन सही करेंगे, यानी 85, यानी अगर डबल कर दूं तो 80 के होते हैं 160, डबल कर दो दुगना, और 85 के होते हैं 170। आपको कम से कम 170 स्कोर करने की जरूरत है, तो आप अपने को कह सकते हैं कि मैं मुख्य परीक्षा दूंगा, मैं आगे जाऊंगा। क्योंकि प्रीलियम जो क्रैक करेगा वही मुख्य परीक्षा में आगे बढ़ता है, और इनकी क्वांटिटी होती है हमारी 10 से 15% स्टूडेंट्स को आगे लेके जाते हैं, अर्थात 9.5 से 10,000 12,000 ये फॉर्म की क्वांटिटी के अनुसार डिसाइड होता है। खैर, वैकेंसी के अनुसार जितनी पोस्ट है, तो हमें प्रीलियम क्रैक करना है तो कम से कम जीएस के पेपर में आपको 80 से 85 क्वेश्चन सही करने होंगे, अर्थात डबल कर दो तो 160 to 170 मार्क्स आपको स्कोर करने की जरूरत है। ठीक है, अब ये जो जीएस पेपर 1 है आपका, मैं फिर से बताऊं, इस जीएस पेपर 1 में आपका जो कोर्स है, इसमें 10 टॉपिक हेड किए गए, 10 बिंदु हैं। बिंदु कहूं मैं, एमपीपीएससी ने जारी की है 10 बिंदु लगाए, भले ही दिखाई देते हैं सीक्वेंस में 10 हेडिंग्स हैं जो दिखाई देती हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत गहन अध्ययन छुपा हुआ है। कुछ बदलाव आए हैं, कुछ जोड़े गए हैं। अब क्या जोड़ा गया है, मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, क्या घटाया गया है उस पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, सामान्य चीजें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, अगर मैं बात करूं सामान्य चीजें, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और विज्ञान, ये सब तो रहते ही हैं। क्या हटाया गया है मुझे वो बताना है, मैं भी पूरे आपको बता दूंगा क्या हटाया गया। वेल स्ट्रेटेजी बनानी है ना, सब कुछ जानना पड़ेगा। जीएस पेपर 1 पहली सीढ़ी एमपीपीएससी की निकालने की, उसमें जो हटाया गया है वो हटाए गए हैं एक्ट, जो हमारे एक्ट होते, अधिनियम होते हैं, वो हटा दिए गए हैं। एक्ट थे हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के संबंधित एक्ट थे, काफी एक्ट थे, उनको उन्होंने डिलीट कर दिया है। लेकिन उन्होंने एक पक्ष डिलीट किया तो एक तरफ क्या बढ़ा दिया, उन्होंने बढ़ा दिए आयोग। लगभग 17 आयोग अगर मैं बात करूं उन्होंने डाल दिए हैं, लगभग 17 आयोग डाल दिए हैं। जैसे संघ लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, इन्हें कहते हैं आयोग। हम दिखाते हैं अभी क्या डाला है, तो उन्होंने वो डाल दिया गया है। दूसरा, वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक भी हटा दिया गया, मुख्य परीक्षा से हटा दिया गया है। चलो तो एक बार क्विक निगाह डाल लेते हैं आपके 10 टॉपिक, याद रखना है। अभी कोई पूछे, पता है कुछ बच्चे पढ़ के भी आ जाते हैं अकेडमी से, उन्हें पूछे बेटा ये बताओ मुख्य परीक्षा में कितने विषय होते हैं,
कितने नंबर का कौन सा पेपर होता है उन्हें यही नहीं मालूम होता। तो क्या कर रहे हो तुम लोग, कुछ पता ही नहीं है और तुम्हें डेप्यूटी कलेक्टर बना के बैठा दें। सोचो, जस्ट थिंक। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्या चीज है ना बेटा। तो हमें पहले ये देखना चाहिए। आपको ये चीज याद हुई, प्रीलियम्स 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर का, सीसेट भी 100 क्वेश्चन होगा 200 क्वालिफाइंग होगा, जीएस से मेरिट बनेगी। और एमपीपीएससी ने इसमें 10 टॉप हेडिंग जोड़ी है। कौन सी हेडिंग जोड़ी है मैं उसको आपको बता देता हूं अभी, ठीक है। जस्ट मिनट बेटा, है ना, मैंने इसी में डाल देता हूं। चलो ओके, चलिए ये वही हमारा 10 हेडिंग्स अकॉर्डिंग टू एमपीपीएससी 2020 GS1 CSET पेपर। ओके, मैं इसे थोड़ा सा क्लोज कर देता हूं दोस्तों, तो आपको मुझे इजी होगा दिखाना लाइव। अगर हम बात करें एमपीपीएससी, जिसके लिए आप आने वाला पूरा एक आध साल पूरा देने को तैयार हैं, और वही चीज अगर हमें पता ही नहीं है कि हमारा नया सिलेबस क्या है, तो आप फिर तैयारी कैसे करोगे दोस्तों। बात तो यही आती है ना, सिलेबस। ये देखेंगे आप 2020 आपके सामने दिखाई दे रहा है, स्टेट सर्विस एग्जाम 2020 न्यू। आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं एमपीपीएससी 2020। मैं बस दिखा रहा हूं, क्लिक करके 1 क्लिक पे ओपन हो रहा है, ये देखिए। तो राज्य सेवा आयोग जो आपके सामने आ रहा है, प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ और लिखित परीक्षा आपकी जो है, जस्ट ए मिनट, तो आप देखेंगे ये आपकी जो परीक्षा है ये है हमारी वस्तुनिष्ठ परीक्षा। ओके, आपको क्लियर विजन नहीं हो रहा होगा तो कोई आप देखेंगे, थोड़ा सा फ्यू लेंगे, ये आपको वैसे भी मिल जाएगा, ठीक है बेटा। मैं ऐसे कैमरे को जूम कर रहा हूं जिससे आपको क्लैरिटी और आ जाए। तो प्रारंभिक परीक्षा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ रहेगी, ओएमआर शीट मिलेगी आपको। राज्य मुख्य परीक्षा सब्जेक्टिव रहेगी और फिर इंटरव्यू होगा। ध्यान रखो दोस्तों, ये जो फॉर्मेट है ये आपका कितना हो गया, 400 नंबर का पहला। ये कितना हो गया, 6 पेपर हो गए। पहले हमारे 3 पेपर 300 300 300 नंबर के, ये हमारी 250 नंबर की 175। अगर मैं इनको दोनों को टोटल करूं, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में जाएगा वो होता है हमारा 1575। यानी ये आपकी जो मुख्य परीक्षा है ये आपकी 1400 नंबर में 300 300 300 900। 2 पेपर हमारे निबंधात्मक आएंगे, हिंदी व्याकरण का आपको नीति शास्त्र डालेगा, तो 900 और 3 हो गए हमारे। पहला पेपर आराम समझिए, मैं एक चीज समझा दूंगा। पहला पेपर हमारा होता है इतिहास और भूगोल का, 300 नंबर का मुख्य परीक्षा में। ये प्रीलियम से चर्चा करेंगे लेकिन मैं मुख्य थोड़ा बता रहा हूं आपको। दूसरा पेपर होता है हमारा पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसमें जोड़ देते हैं, राज व्यवस्था जोड़ देते हैं। 300 नंबर का पेपर 2 पेपर होता है। तीसरा फिर हमारा विज्ञान का होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान सब जुड़ जाएगा। प्रौद्योगिक सूचना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रॉकेट, डिफेंस, ऊर्जा, वो सब जुड़, कंप्यूटर, पर्यावरण के भी क्वेश्चन में जुड़ जाएंगे। फिर हमारा आगे आएगा, तो हमारा आगे आएगा निबंधात्मक जुड़ जाएगा, नीति शास्त्र जुड़ जाएगा, नीति शास्त्र हमारा आगे मनोविज्ञान जुड़ जाएगा, नीति शास्त्र जुड़ जाएगा। ये सब 200 200 के 3 पेपर 300 300, फिर 200 200, फिर 100। निबंध लिखने को आता है 100 नंबर का, तो कितना हो गया, 200 200 500 और 900 1400। और 250 नंबर की हमारी एमपीपीएससी की मुख्य साक्षात्कार होता है। तो टोटल पेपर कितने का होगा, 1575 नंबर का आपको पेपर देना है। प्रीलिम्स की मेरिट लिस्ट में सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पे ही आपको सिविल सर्विस में आगे नौकरी मिलती है। ध्यान रखना, प्रीलिम्स में अगर आप 100 में से 100 नंबर भी लाओ तो वो नंबर घुल जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं, आगे नहीं जाते। वो सिर्फ आपको मुख्य परीक्षा तक ले जाने के काम आते हैं प्रीलिम्स के नंबर। समझ में आया? प्रीलिम्स के नंबर आपको सिर्फ मुख्य परीक्षा तक ले जाने के काम आते हैं, आगे नहीं जाते हैं। आपके जो नंबर काउंट होते हैं नौकरी के लिए वो होते हैं मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। यानी 1575 नंबर में से आपको जितना ज्यादा स्कोर करोगे
900 से ऊपर, कभी 1100 1200 मेरिट भी जाती है, 1250 भी जाती है, 1300 भी मेरिट गई है, उसमें से आपका सिलेक्शन होगा, आपको पोस्ट दी जाएगी। तो मुख्य परीक्षा साक्षात्कार के आधार पे ही आप आगे जाएंगे, पोस्ट मिलेगी। प्रीलिम्स का जो पेपर होगा, जो स्टेज 1 है, उसके आधार पे आप मुख्य परीक्षा के देने के काबिल होगे, बस उसके नंबर वहीं खत्म हो जाएंगे। समझ में आया? ओके, चलिए तो मैं आपको थोड़ा सा यहां समझाता हूं। तो आपने ये देखा, चलिए हम एक स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं दोस्तों। तो हमारा जो मुख्य पेपर है, देखिए आप देखेंगे, आपको दिख रहा होगा, प्रथम प्रश्न सामान्य 2 घंटे का 200 नंबर का होगा, और द्वितीय सामान्य अभिरुचि 2 घंटे का 200 नंबर का होगा। अब आपको क्या है, ये देखिए, अब मैं आगे आता हूं, ये तो ठीक है, आप डाउनलोड कर लेंगे, मैं आपको फॉरवर्ड भी कर दूंगा, लिंक भी डाल दूंगा अपने इसी पे में नीचे। अब आप देखेंगे, मैं आपको सिर्फ पैटर्न बता रहा हूं। देखिए, जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है, प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, प्रश्न जो प्रथम हमारा प्रश्न पत्र है, 1 मिनट, जस्ट ए मिनट, मैं इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर रहा हूं, ब्लर हो रहा है तो आप देखेंगे। ओके, ठीक है बेटा। देखिए, जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया है, आप ऑलरेडी सर्च कर सकते हो इससे, ठीक है? ओके, ठीक है। आप देखेंगे आप लोग, जस्ट ए मिनट, ये मैं इसको थोड़ा वो करता हूं तो ये ब्लर हो जाता है थोड़ा सा। ओके, देखिए, अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, पहले मैं इतिहास, मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृति एवं साहित्य का आपका क्वेश्चन आते हैं। ये आपके टॉपिक है। पहला टॉपिक कौन सा है? मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, आंदोलन, प्रमुख कलाएं, स्थापत्य जनजातियां मध्य प्रदेश में क्या क्या होती हैं, त्योहार क्या क्या होते हैं, संस्कृति क्या है, इतिहास क्या है, साहित्यकार क्या है, धार्मिक क्या है, जनजाति क्या है। ये आपका सेटअप बिल्कुल मतलब सिस्टमैटिक प्लेटफॉर्म है आपका, किसके लिए? प्रथम परीक्षा का, प्रारंभ परीक्षा का प्रथम विषय। दूसरा, भारत का इतिहास, पूरा इतिहास, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। अब आपको दिखाई दे रहा है इसमें विश्व इतिहास नहीं दिखाई दे रहा आपको, देखेंगे, सतत सामाजिक धार्मिक आंदोलन, भारत का इतिहास हेडिंग है इसमें, भारत का इतिहास। इसमें विश्व इतिहास आपको नहीं दिखाई देगा, जो वर्ल्ड हिस्ट्री पहले ऐड होता था। मध्य प्रदेश का भूगोल, तीसरा टॉपिक, पूरा कृषि, जलवायु, कृषि कैसी है, जलवायु कैसी है मध्य प्रदेश की, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, पूरा इसमें रहेगा। भारत एवं विश्व का भूगोल, पूरा भूगोल, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, प्राकृतिक संसाधन, मैं हर को रीड नहीं करूंगा। 5वां, संवैधानिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, इन्होंने एक ही में बना दिया है। मतलब संविधान, मध्य प्रदेश का संविधान और भारत का संविधान, सारे 395 अनुच्छेद, वर्तमान में 438 अनुच्छेद का विश्लेषण। भारत का संविधान, शासन प्रणाली, अर्थव्यवस्था। पहले इसमें पूरे आते थे, 1700 अपना रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब 1600 जब गठन हुआ, 1636, 1657 का जिक्र थोड़ा कर लेते थे, रेगुलेटिव 1773, पिट्स इंडिया 84, 81, है ना, 1786 जब लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उनको सेनापति की उपाधि दे दी गई थी। 1700 मतलब बेसिकली मतलब 86 हो गया। फिर हम बात करें तो 93, फिर हमारा 1813 जब 1 लाख रुपए की बात कर लिया, 1833 जब केंद्रीकरण भर्ती के लॉर्ड मतलब एक ही को पूरे भारत का बना दिया गया था, मतलब गवर्नेंस, मैं अभी शॉर्ट बता रहा हूं, ये सब एक्ट ऐड थे। 1853, 1861, 1858, 1852, 1892 पहली बार पूरे प्रश्न पूछने का दिया, 1909 मार्ले मिंटो सुधार, फिर 1919 मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, फिर उनके बीच में जब हमारे वर्किंग हेड हमारे भारत के सचिव थे, कमीशन आया था, 1927 की बात आ जाती थी, फिर 1935। अब उन्होंने क्या बोला है, सिर्फ 1919 1933 से आपको करना पड़ेगा संविधान सभा के बारे में। खैर, तो ये हो गया हमारा। फिर आपका 7वां टॉपिक, विज्ञान और पर्यावरण। पर मैं क्या बोला, विज्ञान और पर्यावरण को ये आपस में जोड़ देते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपका टॉपिक 7वां टॉपिक, मूल सिद्धांत, कृषि। और 8वां, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, ये करंट अफेयर आ जाता है, खेलकूद, स्पोर्ट्स, चर्चित व्यक्ति, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। फिर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ये अलग हम पढ़ाते हैं क्लासेस, सब आपको टॉपिक कवर होंगे, बहुत डीप पढ़ाते हैं हर टॉपिक से। प्रीलिम्स के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आप जो देख रहे हो, 3-3 हजार क्वेश्चन मैंने बनाए, मेरे स्टूडेंट से आप पूछ सकते हैं। 10 टॉपिक, हर टॉपिक से 3000 क्वेश्चन, 10 गुणा 30
3,000 कितना हुआ? 30,000। 3,000 क्वेश्चन मल्टीप्लाई 10 टॉपिक, 30,000 क्वेश्चन में अलग से तैयार करा रहा हूं, वन लाइनर। हमारे टेस्ट भी शुरू हो चुके हैं, 100 टेस्ट। आप में तो काफी लोग टेस्ट भी दे रहे होंगे, 100 टेस्ट। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, इसको हमने हर टॉपिक को मतलब बाल की जो खाल निकालना कहते हैं ना, निकाल के खोद के रख दिया है। 30,000 क्वेश्चन, तो आपको हर दिन हम 100 क्वेश्चन तैयार करवाते, तो मतलब महीने के महीने आपके 3,000 क्वेश्चन तैयार होते हैं। कुछ बच्चे ज्यादा कर लेते हैं ऐसे स्टेप, तो अगले महीने से 150 क्वेश्चन, फिर जैसे जैसे पहले महीना 100 क्वेश्चन हम हर दिन याद करवाते हैं, वो अलग चल रहा है हमारा, थ्योरी अलग है। दूसरे महीने से 150, तीसरे महीने से 200, चौथे महीने से 250, पांचवें महीने से 300। तो ये क्या होता है, 6 महीने में 30,000 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, बच्चों को पता ही नहीं लगता। बच्चों को फील होता है कि हम सिर्फ 100 क्वेश्चन इजी कर रहे हैं, और उसका बेस बन जाता है 30,000 क्वेश्चन का। प्रीलिम्स घबराने की जरूरत नहीं, हमारे स्टूडेंट 90+ स्कोर करते हैं क्वेश्चंस निकाल के। तो ये टॉपिक बताना जरूरी है, आपको समझाना जरूरी है। तो ये हो गया 10वां, राष्ट्रीय प्राधिक संवैधानिक संघ संस्थाएं। ये वो आयोग बताया ना मैंने आपको, एक आयोग भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ये आयोग जोड़ दिए। जो अनुसूचित जाति जो हमारे एक्ट थे वो खत्म करके ये आयोग जोड़ दिए। नीति आयोग, महिला आयोग। तो आप गिनेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 15 ये आपके जो सामने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 2 और हैं, क्योंकि इसी में से 2 ये देखो जाते जाते इनको एक अलग अलग डिवाइड करके देखा है। टोटल 17 आयोग को हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों ये आपका हो गया प्रीलिम्स का कोर्स। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। प्रीलियम 10 टॉपिक याद करो, पहले 10 टॉपिक पता होना चाहिए भैया कि हम जो तैयारी कर रहे हैं अननोन थोड़ी तैयारी करेंगे। 10 टॉपिक, 200 नंबर, 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। मेरिट जाती है 80 से 85 क्वेश्चन सही होने पर, यानी 160 से 175 170 क्वेश्चन सही करने हैं परीक्षा में। और ये जो GS1 है ये घुल जाएंगे, ये सिर्फ मुख्य परीक्षा तक ले जाएगा। आगे आपकी मेरिट लिस्ट जो नौकरी के लिए होगी उसमें ये नंबर नहीं आएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये थोड़ा ब्लर हो रहा है क्योंकि मैंने PDF खोली हुई है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? प्लीज यस और नो में जवाब दीजिए, मुझे आपका फीडबैक चाहिए। प्रीलियम्स का फॉर्मेट समझ में आया आप लोगों को सभी को? कि सभी का रिप्लाई चाहिए मुझे। प्रीलियम्स का फॉर्मेट समझ में आया? प्रीलियम्स इन द सेंस क्या कि हमें 10 टॉपिक को जबरदस्त तरीके से करना है, प्लस प्रीलियम्स में हमारा टारगेट है 30,000 क्वेश्चन करना है। और जो एक्ट हैं नहीं, अभी कोई भी स्वाति ऐसी कोई लिमिट नहीं आई है। अभी महिलाओं की वो सबकी 40 साल और 45 साल फिक्स रखते हैं, 40 साल फिक्स है। अभी आप ध्यान रखना 40 ईयर फिक्स है, अभी कोई एज लिमिट कम नहीं करी गई है, ध्यान रखना। और आगे भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले साल के भी नहीं हुए हैं। और OBC को और SC ST को अलग से उसमें वो मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है 3 साल और 5 साल का, आपको पता ही है, एक्स सर्विसमैन को। लेकिन अभी जनरल की कोई भी एज कम नहीं की गई है। हाँ, अन्य राज्य के जो बच्चे हैं, अन्य राज्य का जिनका डोमिसाइल नहीं है, जो मूल निवासी नहीं है, उनके लिए हो सकता है आगे चल के 35 साल हो, लेकिन उसकी भी घोषणा नहीं की गई है। लेकिन अभी डोमिसाइल के लिए 40 साल सभी के लिए फिक्स है। ओके, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे अब देखिए मुख्य परीक्षा दोस्तों, ठीक है। मैं बहुत तेजी से करा रहा हूं। देखो ये हो गया सेकंड पेपर, क्वालिफाइंग, सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसकी अलग से क्लासेस रहती हैं, मैडम अलग पढ़ाती है। इसमें क्या क्या आएगा? बौद्धिक अमिता, सोचने की शक्ति, इंटेलिजेंसी, संचार कौशल, अंतर्वैयक्तिक कौशल, तार्किक, वही रीजनिंग, निर्णय लेने, समस्या समाधान, मानसिक हो गए थोड़े मैथ्स के क्वेश्चंस, संख्या, चार्ट आते हैं, ग्राफ चार्ट, तालिका आती है। और हिंदी भाषा का पद्यांश गद्यांश 10वीं क्लास तक का आता है। छाटते देखते थे पैराग्राफ राइटिंग, उस तरीके का आता है। ये बहुत इजी होता है। आपको 10वीं क्लास इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, 10th क्लास तक का आपको हिंदी को देखना है। दैट्स इट। तो जब हम मुख्य परीक्षा के साथ साथ तैयारी करते हैं, हम प्री के साथ साथ प्री के याद नहीं करवा रहे, मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं साथ साथ, तो आपको ऑटोमेटिकली ये हिंदी की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाती है, क्योंकि आपका पेपर नंबर 5 और 6 हिंदी का ही है आपका मुख्य परीक्षा में, 200 नंबर और 100 नंबर का दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे आए। अब ये मुख्य परीक्षा का एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। मैं नया पैटर्न ही दिखा रहा हूं आपको, है ना।
जिसमें कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है बेटा, ये इंग्लिश वर्जन है प्रीलिम्स का जो मैंने अभी आपको दिखाया था। ओके, तो मैं ऊपर कर देता हूं क्योंकि हमने 10 टॉपिक डिस्कस कर लिए थे और ये अपना सी सेट का इंग्लिश वर्जन था। अब आता है ये देखिए अब आपको दिखाई दे रहा है पेपर नंबर 1 जो हम कर रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे तो सामान्य अगर हम देखें तो आप देखें, ये देखिए तो थोड़ा सा, हाँ, प्रथम पेपर जो हमारा है इतिहास और भूगोल का है, 3 घंटे की अवधि रहती है, 300 नंबर, हिंदी और अंग्रेजी किसी में भी आप लिख सकते हैं। पहला पेपर 300 नंबर। दूसरे में आता है राजनीति, अर्थव्यवस्था शास्त्र, ये समाज शास्त्र नया ऐड हो गया, ये नया अभी अभी ऐड हुआ है जी। आयुषी नहीं, अभी नहीं, सिर्फ आयुषी, सिर्फ अभी पैटर्न चेंज हुआ है, एज का कोई नया रूल नहीं आया है, सिर्फ पैटर्न उन्होंने चेंज किया है और सब कॉमन रखा है। ये तो मैं आपको सामने ही एमपीपीएससी की वेबसाइट पे ही मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, ये अलग से नहीं है। मैंने गूगल पे गया, एमपीपीएससी टाइप किया है, mpps.in पे, एनआईसी पे मैं चर्चा कर रहा हूं। अगर कोई नया नियम होता तो इस पीडीएफ में दिया रहता जो हमने रीड आउट किया है। कोई नया नियम नहीं है। आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए 33%, थर्ड डिवीजन भी हो तो भी आप सिलेक्शन के पात्र हो, एलिजिबिलिटी के पात्र हो। आपको सब कुछ इसी के अनुसार पढ़ना, ये उसी की पीडीएफ है बेटा, है ना। ओके आयुषी, देखो तीसरे की बात करूं तो तीसरे में विज्ञान और तकनीकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पूरा कम्युनिकेशन, 300 नंबर का। अब देखो आपका जो बदलते नंबर कम होते हैं, चौथे पेपर से कम होते हैं बेटा। ठीक है, तो दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र जिसे कहते हैं, मनोविज्ञान और लोक प्रकाशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो पॉलिटिकल साइंस का ही एक हिस्सा होता है कि सरकार के कार्य क्या होते हैं, प्रशासन क्या होता है, जिलाधिकारी के कार्य क्या होते हैं, ये कुछ टॉपिक इसमें जोड़े गए हैं। लोक प्रशासन ये 200 नंबर का है, ध्यान रखना, 200 नंबर का। तो आपको याद रखना है, कोई पूछे तो आपको खुद पता होना चाहिए, किसी को बताने के लिए नहीं, कि पहले जो पेपर हैं 3 वो 300 नंबर के हैं। पहला पेपर क्या है? इतिहास और भूगोल का पेपर नंबर 1, याद कर लो ऑन टाइम। पेपर नंबर 1 इतिहास और भूगोल, पेपर नंबर 2 राजव्यवस्था, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, पेपर नंबर 3 विज्ञान को समर्पित, पेपर नंबर 4 मनोविज्ञान, नीति शास्त्र मतलब प्लेटो, दर्शन शास्त्र होते हैं, वो बताते हैं कि राज्य क्या होता है, कोई जो अधिकारी होता है, कलेक्टर होता है, उसको संतुलन करने के लिए ये पेपर नंबर 4 बनाया जाता है। उसकी मानसिकता को पहचानने के लिए पेपर नंबर 4 होता है। इसमें हमें लिखना होता है बहुत एनालाइज लेवल पर, बहुत ही एनालाइज स्किल पर लिखना होता है। जैसे राज्य को किस तरह, समाज पे किस प्रकार व्यवस्था की जाए, तो राज व्यवस्था भी जोड़ दिया गया उसके अंदर उधर, और लोक प्रशासन को जोड़ दिया गया है। तो आपको प्लेटो, अरस्तु, बहुत सारी चीजें आपको इसके अंदर देखनी होंगी। नरेश आप बहुत लेट आ रहे हो बेटा, चलो खैर, तो ये समझ में आया। पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 5 सामान्य व्याकरण, जो मैंने बताया था आपको 200 नंबर का है आपका, जिसमें हम शुरू से करेंगे तो आपको पेपर सी सेट जो प्रीलिम्स का पेपर था उसमें दिक्कत नहीं आएगी। पेपर नंबर 6 आपको निबंध लेखन है, उसकी तैयारी अपन जब प्रीलिम्स क्रैक होता है तो निबंध लेखन की तैयारी उसके बाद हम करते हैं, शुरू से करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको सिर्फ ये पेपर नंबर 5 तक शुरू से करने की जरूरत है, और ये पेपर नंबर जो 4 है इसे भी हम एग्जाम के बाद आप टारगेट करेंगे। पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 5 प्रीलिम्स के बाद करेंगे, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 5, ये 4 पेपर आपको शुरू से करने पड़ेंगे अगर पेपर निकालना है तो। इन 2 पेपर की तैयारी एग्जाम के बाद आप कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं आगे बढ़ूं तो आप देखेंगे साक्षात ये टोटल कितना हो गया आपका इंटरव्यू, 250 नंबर का, जिसमें आपके बारे में, आपके जिले के बारे में, परीक्षा विषय के बारे में पूछते हैं। तो टोटल आता है हमारा दोस्तों 1575 नंबर का, जिसमें आपकी कोशिश होनी चाहिए मैक्सिमम अंक प्राप्त करने की, ये ध्यान रखना। अब ये आपका उसमें पूरा डिवाइड है कि उसमें क्या क्या जोड़ा गया है, आप पढ़ सकते हैं, ये क्वेश्चन है। अब पैटर्न क्या है मुख्य परीक्षा का, देखो बेटा, इसमें पहले 56 क्वेश्चन थे, अब 60 क्वेश्चन कर दिए। कितने क्वेश्चन कर दिए? 60 क्वेश्चन। अब 60 क्वेश्चन आते हैं, तो 60 क्वेश्चन में से क्या होता है, आपके पहले 30 क्वेश्चन होते हैं वन लाइनर, यानी 10 से 15 शब्दों में आपको लिखना होता है।
मुख्य परीक्षा की बता रहा हूं, 300 नंबर का जो पेपर आएगा वो किस प्रकार डिवाइड है। तो 300 नंबर को उन्होंने डिवाइड किया है 3 सेक्शन में, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है बेटा, ए सेक्शन होता है 3 नंबर का, 30 क्वेश्चन आते हैं, यानी 90 नंबर का। इसमें आपको 10 से 15, मैं आराम फिर से समझाता हूं, देखो ए बी सी ये हमारा पैटर्न है। 3 प्रकार का पेपर पैटर्न पे ये होगा 300 नंबर का पेपर। कोई भी पेपर उठा लो, 6 पेपर हैं, मैं 3 पेपर की बात कर रहा हूं, ऊपर के 3 जो 300 नंबर के हैं, बाकी तो 200 200 और 100 नंबर के थे, टोटल 1400 के थे, और इंटरव्यू जोड़ा तो पौने 200 नंबर, यानी 1575 हो गया था। तो आप देखेंगे एक पेपर 1 की बात करूं जो आपका इतिहास और भूगोल का था, उसमें आपका ए सेक्शन होगा। ए सेक्शन के अंदर दोस्तों आपका जो 300 नंबर का पेपर है उसमें ए सेक्शन में आपके 30 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 30 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन होगा 3 नंबर का। ठीक है, हर क्वेश्चन होगा 3 नंबर का। वर्ड्स लिमिट होगी इसकी आपकी 10 से 15 शब्द। फिर हमारा बी सेक्शन होगा, जो नया पैटर्न है मैं उसी की बात कर रहा हूं। जो बी सेक्शन होगा उसमें होंगे हमारे टोटल 20 क्वेश्चन आपके दिए होंगे, ध्यान रखना 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन ये होंगे हमारे 5 नंबर के, और इसमें कितना हो गया? 500 हो गया। इसमें आपको लिखना होगा 50 से 60 शब्दों में। तीसरा होगा निबंधात्मक सेशन, जिसमें हमारे होंगे 10 क्वेश्चन, 11 नंबर का एक होगा, ये हो गया 110 नंबर का। तो देखो 90, 30 क्वेश्चन 90 के थे, मैं इधर प्लस करता हूं, 90 ए 90, बी हमारा 100 और सी हमारा 110। तो ये कितना हो गया हमारा? 100 200 300 नंबर का पेपर है। अब ये तो ठीक है, हम क्या तैयारी कराते हैं? हमारे पहले दिन से ही मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू हो जाती है बेटा। कैसे? बच्चों को हम बोलते हैं ये आपको परीक्षा में सीक्वेंस में लिखना होगा, बिल्कुल सीक्वेंस में आपको लिखना होगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा, सीक्वेंस में लिखना होगा। तो क्या करते हैं बच्चे इसमें ज्यादा आपको जो परीक्षा होती है, मेरी बात ध्यान रखना, अब ये पैटर्न हो गया, आपको सब समझ में आ गया। अब आपको एग्जाम कैसे क्रैक करना है, हम जो पढ़ाते हैं मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा 5 मिनट। बच्चे क्या करते हैं, ये भी एक, ये नहीं कि हमने याद कर लिया और लिख लिया, नहीं, तुम्हें भारत में 200 लोगों में अपनी जगह बनानी है, क्योंकि 180 या 200 सीट आती हैं पूरे भारत में सिविल सर्विस की। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब क्या होता है, ये जो सेक्शन होता है सबसे ज्यादा आपका सी सेक्शन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखो मेरी बात समझना, आराम से 0 से दिमाग को शांत रख के। मेरे संग 100 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं मुख्य परीक्षा की, ठीक है, मैं बहुत ज्ञानी हूं, आप भी ज्ञानी हो, सामने वाला ज्ञानी नहीं है। ये एग्जामिनर को कैसे पता लगेगा? एग्जामिनर को ये जो पहला सेक्शन है जिसमें से 10 और 15 शब्द में या एक शब्द में भी लिख देते हैं बच्चे जल्दी जल्दी में, उस एक शब्द से देखकर क्या एग्जामिनर समझ सकता है कि तुम बहुत होशियार हो या कलेक्टर बनने के लिए तैयार हो? नहीं। मैं अगर आपसे बोलूं आयुषी तू मुझे अपने बारे में बता, तो आयुषी कह दे आई एम इंटेलिजेंट, गॉर्जियस, फैबुलस, मार्वलस। तो क्या मैं समझ पाऊंगा ये किस चीज में बता रही है इंटेलिजेंट? काहे की इंटेलिजेंट? कुकिंग में। अब मैं आस्था से पूछूं, सपोज बता रहा हूं, मैं आस्था से पूछूं या स्वाति किसी से पूछूं कि अपने बारे में आप मुझे बताओ, तो बताएंगी सर मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ और मैं पढ़ाई में इतना समय देती हूँ, घर का काम करती हूँ, जॉब करती हूँ। तो मेरा फोकस गया किसमें? आस्था की तरफ, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इलेबोरेट करके बताया। मेरी बात समझना, ऐसा ही एग्जामिनर होता है। तो ये शुरू के जो 30 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, एग्जामिनर आपको नहीं समझ पाता कि आप होशियार हो या नहीं हो। इसमें सब एक जैसी भीड़ चाल हो जाती है, ध्यान रखना दोस्तों। तो क्या होता है, मेरा जो फोकस होता है वो होता है 3rd सेक्शन पे सबसे ज्यादा, क्योंकि एग्जामिनर और जो नंबर ज्यादा होते हैं, अब सोचो अकेला 110 नंबर का है ये, तो हम इसमें अभी से तैयारी कराते हैं, मतलब
भयानक वाली तैयारी, मैं बताऊंगा अभी कैसे तैयारी कराते हैं। तो इसमें भयानक तैयारी कैसे, तो मेरा टारगेट रहता है अगर अपन ने ये क्वेश्चन अच्छे लिख दिए तो एग्जामिनर के ऊपर एकदम पॉजिटिव सोच आएगी कि ये बंदा बहुत खतरनाक है, और वो आपको अन्य क्वेश्चन में अच्छे अच्छे नंबर देना शुरू कर देगा। अपने आप को कैसे बताओगे, जब आप अपने को आपको लिखने का मौका मिलेगा, और लिखने का मौका किसमें मिल रहा है, सी सेक्शन में आपको मिल रहा है, जो आपके 11 नंबर के 10 क्वेश्चन है। मेरी बात समझ में आया? तो मैं क्या कहता हूं स्टूडेंट को, मेरी बात समझना बेटा, हम क्या करते हैं कि मेरे बच्चे निकले हैं, आज तहसीलदार है मेरी बच्ची गैरतगंज में, आप चंचल जैन को देख सकते हो, तहसीलदार है, 2015 की पास आउट, 17 की पास आउट है, 15 की बंदी मेरी है जो राजस्व अधिकारी है, भोपाल में पदस्थ है। प्रियंका जैन मेरी बच्ची में से बात करता हूं, राजस्व अधिकारी है, 2015-16 उसका सिलेक्शन हुआ था महिला पर्यवेक्षक मेरे गुना में, और गुना में रह के तैयारी करती रही ऑनलाइन। मैं बताना चाह रहा हूं हम क्या करते हैं, आपको सीक्वेंस में करने पड़ते हैं सारे क्वेश्चन, कितने 60 क्वेश्चन, हम उसी पैटर्न से क्वेश्चन कराते हैं। मैं कहता हूं अभी ये 30 क्वेश्चन आपको सीक्वेंस में करना होगा, ऐसा नहीं कर सकते कि मैं सी सेक्शन लिख के 10वां 9वां 5वां चौथा करूं, नहीं, वहां पे सीक्वेंस में करना होता है। ठीक है, मैं सीक्वेंस में कर रहा हूं 1 2 3। तो मैं क्या कहता हूं अभी हम 30 क्वेश्चन तक की जगह छोड़ देंगे, वन लाइन। बच्चों को आइडिया ले लो, क्योंकि हर दिन पेपर देते मेरे संग, उन्हें आइडिया होता है कि 30 क्वेश्चन कितनी जगह में हम लिख पाएंगे, तो वन लाइन छोड़ देते हैं वो, है ना, इतना स्पेस छुड़वा देता हूं मैं, और इसके लिए निर्धारित करता हूं 20 to 30 मिनट। बस तुम कितना भी अच्छा लिख लो, एग्जामिनर इसमें तुम्हें 1.5 नंबर या 2 नंबर ज्यादा नहीं देगा। कितना भी अच्छा लिख लो, कितना भी अच्छा लिख लो, एग्जामिनर 1 1.5 2 से ज्यादा नंबर नहीं देगा। तो मैं स्पेस छुड़वा देता हूं, तो उससे सीक्वेंस बना रहेगा, जगह छोड़ दी। ठीक है, मैं बच्चों को कहता हूं आप सबसे पहले खत्म करेंगे अपना कौन सा, सी सेक्शन, जगह छोड़ो नंबर 1। अब उसको कैसे लिखोगे, पूरा दिमाग जान लगा के मैंने परिभाषाएं कराई तो उन्हें, मुझे मालूम है ये टॉपिक उठ के आएगा मुख्य परीक्षा, क्योंकि एमपीपीएससी पूरे टॉपिक को एनालाइज करके एक बड़ा क्वेश्चन तैयार करता है 11 नंबर का, करेगा, पहले भी करता था। तो हम करीब 70 से 100 क्वेश्चन हर विषय से तैयार कर लेते हैं, जिसमें कोई भी बंदा हो, भारत का ही कोई बंदा हो, हमारे स्टूडेंट से ज्यादा अच्छा नहीं लिख सके, वो पहले दिन से तैयारी करनी पड़ती, बच्चों को पता ही नहीं है। हम क्या करते हैं इनको सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए, क्योंकि हम अपने हमें सिलेक्शन चाहिए, हम क्या करते हैं परिभाषाएं जोड़ते हैं, चित्र जोड़ते हैं, निष्कर्ष जोड़ते हैं, और डेटा जोड़ते हैं, करंट अफेयर को जोड़ देते हैं। इन सभी चीजों को जोड़कर इन क्वेश्चन को तैयार करते हैं। तो ये एक दिन में नहीं होता, इसलिए शुरू से पढ़ाना पड़ता है मुझे ये। तो अब आप सोचो, बच्चे ने 100 क्वेश्चन तैयार करे अपने मुख्य परीक्षा में, जब बैठा उसी की तैयारी कर रहा था, उसके सामने वैसे ही वो टॉपिक आ गया, पढ़ा तो उसने पूरा है, अगर वो टॉपिक आ गया, अगर क्या 100 क्वेश्चन है, पूरे टॉपिक एक क्वेश्चन तो आएगा, जैसे टॉपिक आया मतलब उसने रटा पढ़ा है, उसने फटाफट लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस है लिखने की। उसी क्वेश्चन को मैंने अपनी एकेडमी में 100 से ज्यादा बार टेस्ट ले लिया, वो क्वेश्चन मैं तुम्हें कॉपी दिखाऊंगा। तो ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट तैयारी है। अब क्या हुआ, इसे लिखा, फिर सेकंड पार्ट की जगह छोड़ रही थी, फिर ऊपर ये एंड में हो सकता है 15 मिनट बचे तुम्हारे पास। बच्चे पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते मैडम और सर, जो आप देख रहे हो, बच्चे पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते, छोड़ के आ जाते हैं। आखिरी बचे 15 मिनट में हम लोग अगर 1 मिनट में 2 क्वेश्चन लिखते हैं 30 सेकंड में, स्पीड ऐसे चलती है, ऐसे वहां पर ऐसे चलती है, राम ने बोला ये, तो हम 1 मिनट में 2 क्वेश्चन करते हैं, तो 15 मिनट में हम आराम से 30 क्वेश्चन निपटा सकते हैं। तब भी उतने नंबर मिलने, 1.5-2 नंबर, तो हमने कितने मिल गए, 40 से 45 नंबर। लेकिन जो हमें सबसे ऊपर लेके आ रहे थे, हमें सिलेक्शन करा रहे थे इंटरव्यू में, हमें पोस्ट दिला रहे थे, वो तो हमने पूरी जान से खत्म करे हैं नीचे के सारे क्वेश्चन। यही स्ट्रेटेजी, यही फंडा है तुम्हारा सिलेक्शन का। तुम्हें मेरी बात समझ में आई? अभी मेरी बात समझ में आई इतनी? पहले ये बताओ, यस और नो में पहले जवाब दो, फटाफट जवाब दो, यस और नो में मेरी बात समझ में आई? अब आप देखिए, अब हम ये देखते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया कि हमें कैसे क्रैक करना है, किस प्रकार स्टडी करनी है। मुझे सबका फीडबैक चाहिए, बच्चों का जो देख रहे हैं बच्चे। ये है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट स्टडी। तो ये हमारा हो गया। अब देखो मेरा ये है, अब देखो ये हो गया,
1400 नंबर के 6 पेपर समझ में आ गए आपको। शुरू के 3 पेपर, इतिहास भूगोल 300 नंबर का 60 क्वेश्चन ए बी सी। पहले सेक्शन में 30 क्वेश्चन, दूसरे में 20, तीसरे में 10, 11 नंबर के, टोटल 300 नंबर। हटा होना चाहिए तुम लोगों को। चलो ठीक है। फिर हुआ 250 नंबर का इंटरव्यू। ये मेरी स्लाइड खत्म होती है इस हिसाब से। अब मैं इसे बंद करता हूं, ठीक है। अब आप देखें, मैं आपको ये पढ़ा रहा था। मेरा टॉपिक है जो पढ़ाने का है वो है मेरा नॉर्मल। अभी देखिए, वायुमंडल मैंने चुना है, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। ज्योग्राफी का मैंने वायुमंडल चुना है। देखिए अब आप लोग, ठीक है। अब देखो, वायुमंडल में मैंने चर्चा करी आपकी एटमॉस्फेयर, जो हमने दिया। मैंने वायुमंडल में एटमॉस्फेयर की आपकी चर्चा की है, अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। अब जब मैं बच्चों से, अभी मैं नहीं करूंगा, जहां समझ लूंगा, सुनिए बस। वायुमंडल की बात करते हैं तो बच्चों को, बच्चे क्या, मेरे पास 5 मिनट और। बच्चों से जब बात करता हूं वायुमंडल का, बच्चों ध्यान आता है वायुमंडल। वायुमंडल मतलब क्षोभ मंडल, समताप मंडल, अयन मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, ओजोन मंडल, वही लूसेंट की भैया 5 लाख लोगों को धूल चटानी है, 200 लोगों में आना है। जो नीचे के बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ लिखना है, 50 से 60 शब्दों में सर्वश्रेष्ठ लिखना है। डेप्यूटी कलेक्टर डीसी की पोस्ट हासिल करनी है। रोना नहीं आरक्षण का कि एससी को ज्यादा आरक्षण, ओबीसी को आरक्षण और एसटी को आरक्षण, हम मर गए। मूर्ख है वो लोग जो रोते आरक्षण के लिए, क्योंकि उन्हें अपने आप पे विश्वास नहीं होता। उन्हें ना वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ना उन्हें पता होता है करना क्या है। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, वो एक एग्जाम नहीं, तुमने कहीं देखा होगा, वो भी निकाल रहा है, वो भी निकाल रहा है, वो भी निकाल रहा है। मेरा बंदा जनरल का आज बेसिकली एडीएम सिटी है, उस बंदे ने 7 एग्जाम क्लियर किए जनरल से। उसने कभी नहीं रोया। पहले वो वन रक्षक था, विक्रम की बात कर रहा हूं, वन रक्षक था शहडोल के अंदर। उसके बाद एसआई निकाला, उसके मतलब 7 एग्जाम एसएससी क्रैक कर दिया। वो तो कभी रोया मेरे सामने आरक्षण के लिए। मूर्ख लोग रोते हैं आरक्षण का रोना, मैं सच बता रहा हूं। मेहनत करने वाले, स्ट्रेटेजी वाले, फॉलो करने वाले कभी, वेल प्लान लोग कभी नहीं रोते। खैर, अब ये है वायुमंडल। पूछूंगा बच्चे बताए वायुमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, नहीं। व्हाट वी आर टॉकिंग, हमने क्या बोला, हमें क्वेश्चन एक बेहतरीन डिजाइन करना है। तो दोस्तों, जब हम किसी के बारे में चर्चा करते हैं तो पहले अपनी बात एग्जामिनर के सामने रखनी। मैं इससे तो भाई सिविल सर्विस में रमा हुआ हूं, मैं उसी की बात करूंगा, एमपीपीएससी की। जब हम अपनी बात एग्जामिनर के सामने रखेंगे तो हमारी बात को, उसको कोई मोल नहीं है। मैं अपनी बात क्यों रखूं? बच्चे सोचते किताबें ले, किताबें मत पढ़ो, मैं तुम्हें 300 किताबों से पढ़ाऊंगा। 300 किताबें थोड़ी ना पढ़ लोगे, तुम एक किताब नहीं पढ़ पाओगे। पॉलिटिकल साइंस की लक्ष्मीकांत की लेके घूमते रहते हो, वो खुल्लर घूमते, क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, कोई मतलब नहीं है। हमें सिस्टमैटिक और सर्वश्रेष्ठ पढ़ना है। एमए, एमएससी, बीएससी, बीए, उनसे मटेरियल कलेक्ट करो, एनसीईआरटी से मटेरियल उठाओ। उतना समय नहीं होता, इसलिए कोचिंग की जरूरत होती है। सेल्फ स्टडी बंदे पता है कौन करते हैं? जो पहले गाइडेंस ले लेते हैं किसी से, फ्री ऑफ कॉस्ट ले किसी लोग, फिर वो सेल्फ स्टडी बनाते हैं। ऐसे सडनली करोगे टाइम किल होगा। एक बंदा अभी तक लक्ष्मीकांत याद करके नहीं सुना पाता मुझे पॉलिटिकल साइंस की, और एक ही सब्जेक्ट थोड़ी ना है। आपने देखा ना आपको कितना पढ़ना है, अलग अलग विषय। तो हमें सिस्टमैटिक करना। अब देखो मेरा क्वेश्चन राइटिंग, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं। वायुमंडल, एग्जामिनर को मैं अपना ओपिनियन दूंगा, चारों तरफ का महासागर हवाओं से घिरा हुआ है, वो हमारा वायुमंडल है। एग्जामिनर कहेगा तू इसी वायुमंडल में बना रहे ससुरे, तुझे नौकरी का तू काबिल नहीं है। वो नहीं चाहता। जो तुम्हारी कॉपी चेक करेगा ज्योग्राफी का बंदा या विज्ञान का, वो बहुत मतलब प्रोफेसर लेवल होते हैं एमपीपीएससी के। ऐसी तुच्छी भाषा लिखोगे वो तुम्हें भगा देंगे, नंबर काट देंगे, 2 नंबर देंगे तुम्हें 11 में से। तो मेरी बात समझो, हमें अपनी भाषा नहीं, हमें सैद्धांतिक भाषा का प्रयोग करना है। वायुमंडल फिलिक के अनुसार एक ऐसे कण जो हमारे सर के ऊपर 24 घंटे आराम ना करें, परिक्रमा करते रहें, उन्हें हम वायुमंडल कहते हैं। मैं तुम्हें परिभाषाएं समझा रहा हूं। देखो देखो,
स्टार्टिंग, ये तो एक हिंट दे रहा हूं लाला बच्चों को मैं, है ना बेटा। देखो ये देखो मैंने अभी इंग्लिश में लिख दिया है और इंग्लिश के उसके फॉर्मेट को देखो। सराउंडिंग द अर्थ मैंने इंग्लिश की मैगजीन से निकाला, इसकी हिंदी परिभाषा दूंगा। सराउंडिंग द अर्थ एंड येट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लैनेट इज गैसेस एनवेलप called atmosphere. The atmosphere is a blanket of gases, second one, and suspended liquid and solid entirely envelope of the earth. The atmosphere is a thin layer of gases held to the earth by gravitational attraction. रुको जस्ट ए मिनट, मैं आपको इसमें भी जस्ट ए मिनट, है ना बेटा। एक मिनट के लिए। अब देखो ये है परिभाषाएं। जब हमने क्वेश्चन को शुरू किया, फिलिप के अनुसार परिभाषा हमने लिखी, ठीक है, मेरी बात समझना, ठीक है। इसमें मेरी हिंदी की अभी आ नहीं रही है, तो इंग्लिश की परिभाषाएं हो रही हैं, इसलिए मैं आपको इन सभी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके ही मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये परिभाषाएं जो मेरी हैं हिंदी में, कहने का मतलब जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं। तो अब आप देखें, चलिए ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। वो क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है ना, ये सब मैंने हिंदी में बनाई थी, लेकिन सपोज कभी कभी इस एलईडी पैनल में क्या होता है, हिंदी का जो फॉर्मेट होता है वो ब्लिंक हो जाता है, तो हम आपको पीडीएफ में हिंदी में ही देंगे। तो देखिए ये हो गया हमारा एटमॉस्फेयर, यहाँ पूरा वायुमंडल लिखा था लेकिन क्वेश्चन मार्क हो गया, वो सपोर्ट नहीं करता कभी कभार। ओके, अब आप देखिए मैंने पहले परिभाषाएं डाली, परिभाषा ये सब हिंदी की थी, ये हिंदी लिखा हुआ है ऑलरेडी। जब आप हमें ज्वाइन करेंगे ये पूरा हिंदी में है बेटा, ये पूरा एफ लेक की परिभाषा, मैन्युविलिक की परिभाषा, ये इंग्लिश की किताबें हैं, उसमें से मैंने निकाल के हिंदी में डाइवर्ट करी है। मैं चलो आपको बोल के बताता हूं, रुकिए, मैं आपको अपने नोट्स में से ही बोल के बता देता हूं। 2 मिनट सुनिएगा बस, है ना, सिर्फ 2 मिनट आप इस चीज को सुनिएगा। मैं आपको अपने नोट्स हैं जो मैंने अपने हमारा ये तो हो चुका है, तो मैं बताना चाहूंगा आपको वायुमंडल की परिभाषाएं सारी जो हमने नोट्स में दी हैं, जो आपको ये दिखाई दे रही है। एफ लेक के अनुसार पृथ्वी के वाह्य गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। फिलिप लेक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिम, कहा जाता है। ये आप परीक्षा में लिखोगे शुरुआत में परीक्षा के। फिर आपकी दूसरी परिभाषा ये जो दिखाई दे रही है, फिंच की परिभाषा, मैं इसको हिंदी में रूपांतरण करके आपको बता रहा हूं। फिंच और त्रिवार्था महोदय के अनुसार पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के विभिन्न अंग के रूप में गैसों का एक आवरण लिपटा रहता है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। सराउंडिंग द अर्थ एंड येट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लैनेट गैसेस एनवेलप इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। ये तीसरी परिभाषा का हिंदी में आपको रूपांतर बता रहा हूं। ये दी है हार्वर्ड और क्रिचफील्ड ने दी, आप लिखोगे वहां पे क्या होती है। वायुमंडल गैसों तथा लटके हुए ठोसों और द्रव कणों का एक ऐसा गहरा आवरण है जो कि पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए है। इसके आगे ये आखिरी परिभाषा है मोंक हाउस की। ये हमारे विदेशी भौगोलिक शास्त्री जो परिभाषा दे रहे हैं। एटमॉस्फेयर थिन लेयर, गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर लिपटी गैसों की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। तो दोस्तों ये हमने स्टार्टिंग जब की तो हमने ये परिभाषाएं लिखी। अब आप सोचो, ये हो गया सैद्धांतिक पहलू। एक बंदा क्या कह रहा था, नॉर्मल लिख के गया महासागर और ये वो, आपको लिखने हैं 200 शब्दों में, 200 शब्दों में, उल्टा सीधा नहीं लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। पहले दिन से इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो हमने पहले परिभाषाओं से शुरू किया, ठीक है दोस्तों। अब आप सोचो इसके बाद हम क्या करेंगे। अब इसके बाद हम करेंगे कि हमारा जो क्षोभ मंडल समताप मंडल डिफरेंट थिंग है, हमारा जो वायुमंडल है वो बना कैसे होता है। मैं क्यों बता रहा हूं, ये वायुमंडल ही क्यों उठाया मैंने, चलो ये भी जरा बता दूं, रुक जाओ जरा 1 मिनट। ये मैंने क्यों उठाया, क्योंकि ये मैंने इसलिए उठाया आपका कि आपका 2005 का जो पेपर था, इसमें मैंने अभी डाउनलोड किया था, 2015 के पेपर में
ये एटमॉस्फेयर का क्वेश्चन आया था, मैंने पेपर डाउनलोड करके रखा है अभी, इवन आप डायरेक्ट डाउनलोड करके देख सकते हैं। 2015 का पेपर में यही क्वेश्चन हमारा उसके अंदर आया हुआ है। किसमें? 2015 के पेपर में। थोड़ा सा मैंने बंद कर दिया था उसे, इसलिए वो नहीं है, इसलिए मैंने वायुमंडल उठाया कि हम कैसे लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में आया है। खैर देखिए, अब बात आती है, ये परिभाषाएं आई, परिभाषाएं के बाद हम ये नहीं लिखेंगे, ये तो ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू, ये नहीं लिखेंगे क्षोभ मंडल, ये बात की बात है, ये तो ठीक है, मंडल है, ये बने आयन मंडल, वायुमंडल। हमारा जो वायुमंडल है बना कैसे? तो हम लिख देते हैं वायुमंडल गैसों से भरा है, धूल से भरा है। नहीं लिखो भैया, थोड़ा सिस्टमैटिक आओ। पहले क्या लिखा? हर क्वेश्चन ऐसे बनेगा हमारा, परिभाषाएं। दूसरा संगठन, संगठन इन द सेंस, ये देखिए कंपोजिशन। हमें गैस दो प्रकार की होती हैं, परिवर्तनीय गैस, अपरिवर्तनीय गैस, एरोसोल और वाटर वेपर, वाष्पीकरण। अब देखो ये सब जानते हैं बच्चे कि गैस से बना है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब लिख देंगे। तुम्हें क्यों सेलेक्ट करे वो एग्जामिनर, तुम्हें क्यों चुने, तुम्हें क्या विशेषता है? तो हमने उसको डीप एनालाइज किया पहले दिन से ही तैयारी। हम लिखेंगे गैस में बॉयल्स गैस लॉ, लूसेक गैस लॉ, चार्ल्स गैस लॉ, कंबाइंड गैस लॉ। ये चार हैं जिन्होंने घनत्व, आयतन, द्रव्यमान के अनुसार गैस का विवरण किया है। ये लिखते ही तुमने अपने से 4 से 4.5 लोगों को पीछे कर दिया एमपीपीएससी की परीक्षा में। उसके बाद कांस्टेंट गैस, क्यों कांस्टेंट गैस है, फिर वेरिएबल्स क्यों है, फिर एरोसोल, एरोसोल के अंदर सब आ जाते हैं, धूल के कण आ जाते हैं, फिर वाटर वेपर। अभी भी क्षोभ मंडल, समताप मंडल नहीं आया जो बच्चे लिख के आते हैं। उसके बाद ये आपने जो लिखा, चलिए आप देखो, अब हम आएंगे, हमारी एक इमेज क्रिएट करेंगे। जैसे मैं बताना चाहूंगा आपको, जो हमारी है नासा, एक मिनट, जो हमारी अब ये एटमॉस्फेयर है, मैं इमेज आपको अकॉर्डिंग टू नासा हम ड्रॉ करेंगे। आपको ये ड्रॉ नहीं करना, आपको ये दिख रहा है कि ये हमारा जो एटमॉस्फेयर का क्षेत्र है, ये हमारी पृथ्वी है। ऊपर से जो सन रे आ रही लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्टोस्फेयर। अब हमारा जो बेसिकली हम आपको जो पढ़ाएंगे वो 3D व्यू से पढ़ाएंगे, जो ऑन टाइम याद होता है। अब आप सोचेंगे ये नासा की इमेज है, ये एटमॉस्फेयर को दिखाया जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग यहां पर क्यों है, कुछ हम नासा के, मैंने क्या बोला, ज्योग्राफी में भी हम करंट अफेयर के पॉइंट डालेंगे। नासा ने बताया कि हमारा जो, जिसमें हम रहते हैं, क्षोभ मंडल, ये हमारा क्षोभ मंडल कहलाता है। इसमें वर्तमान में 2020 के अनुसार और 15 के अनुसार ये नाला है, हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। और हमारे जो सम्मेलन हुए हैं 2020 में, 2019 में जो सम्मेलन हुए हैं, उनका भी डिटेल हमें डालना होगा एग्जाम के अंदर। समझ में आया? अब आप खुल्लर पढ़ रहे हो, कोई किताब दूसरी पढ़ रहे हो, उसमें करंट अफेयर का डेटा कहां से आएगा? वो तो थ्योरी है। तो थ्योरी परफेक्ट नहीं होती दोस्तों, मैं फिर बताना चाह रहा हूं। हमें क्वेश्चन को बनाने में मेहनत करनी पड़ती सिविल सर्विस में, तो बहुत भी नहीं पढ़ना। 100 क्वेश्चन रट लो, ज्योग्राफी खत्म। 100 क्वेश्चन रट लो, पॉलिटी खत्म। अब पॉलिटी है, अब आप कहोगे सर पॉलिटी में परिभाषा कहां से लाएं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, संविधान सभा का क्वेश्चन आया कई बार एमपीपीएससी में, ठीक है। संविधान सभा, अब हमने कैसे करवाया, बच्चे लिखते संविधान सभा, अगस्त में 46 में चुनाव हुआ और 9 दिसंबर को हुआ, 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद आ गए, सज्जन स्वामी बने, 2 बार मिनट बने, फिर 13 को प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव पास कर दिया नेहरू जी ने। 1900 मतलब एक साल बाद 22 जनवरी को वो संविधान सभा ने पास। अरे भैया, परिभाषा संविधान सभा क्या है? सिविल सर्विस के स्टूडेंट हो या एसआई आरक्षक के स्टूडेंट हो, कलेक्टर बनने जा रहे हो या निम्न स्तर की नौकरी पाना चाह रहे हो, कंपटीशन देखा है। संविधान सभा के बारे में जब लिखेंगे ना, संविधान सभा है क्या, तो आपको समझाना होगा। संविधान सभा को जानने के लिए पहले आपको कुछ वक्तव्य जानने होंगे। जिस दिन, पहले दिन राजेंद्र प्रसाद ने
कदम रखा संविधान सभा में 11 दिसंबर 1946 का दिन था जब संविधान सभा में उन्होंने पहला 44 में संविधान प्रक्रिया शुरू हो गई थी। जब उन्होंने पहला कदम रखा तो उन्होंने सभी संविधान सभा के सदस्यों को जो अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आए, जनता द्वारा चुन के आए थे, जो सबसे बड़ा दोष था, जिनमें उम्र की कोई वो नहीं थी, चुनाव के को मालूम 18 साल कोई निश्चित नहीं थी, उन्होंने सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद ने घुसते ही बोला, उनका स्टेटमेंट लिखोगे कि दोस्तों उन सब मेंबरों को बोला, पहला कदम जब संविधान सभा में रखा उन्होंने बोला कि मैं आपसे एक अध्यक्ष के नाते अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आपको संविधान बनाने की जो अधिकार हम भारतवासियों ने दिया है उसकी लाज अब आपको रखनी होगी। संविधान वैसा ही बनाना होगा जैसा कि हमारे भारत का स्वाभिमान है, हमारे भारत की संस्कृति है, हमारे भारत का अभिमान है। ऐसा संविधान मत बना देना जिसमें हमारे भारत के छवि के अनुसार वो ना हो और उसकी छवि को असत्य रूप से प्रकट किया जाए। कितना बड़ा स्टेटमेंट था, पूरा संविधान सभा तालियों से गड़गड़ा गई थी। अब ये तुम्हें लक्ष्मीकांत में नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट बताया ये एमए के सेकंड सेमेस्टर के अंदर दिया गया है। हमने क्वेश्चन में डाल दिया, 4 परिभाषाएं याद करो, फिर क्वेश्चन लिखना शुरू करो, फिर टेबल बनाओ। अब इसमें चित्र नहीं तो इसमें टेबल बनाओ। संविधान सभा जो पहली होता है अध्यक्ष, अध्यक्ष के जो बैठे थे, यहां थी हमारी समितियां, यहां समितियां ड्रॉ करो, यहां पे समितियां ड्रॉ करो, ये समितियां थी। इधर हमारे मेंबर होते हैं जो मत और मत इनको एक्सप्लेन करो, उसके संग समिति जोड़ दो। पहला था 7361 को जो के लिए, तो इस तरह ड्रॉ करो फिर एक्सप्लेन करो। ये है परफेक्शन, और ये परफेक्शन एक दिन या एक महीने में नहीं आता, ये पहले दिन से आखिरी 6 महीने तक लग के सतत प्रक्रिया में आता है। और परीक्षा जरूरी नहीं कि 5 साल 10 साल उम्र भर लग जाए निकालने में। निकालने वाले दोस्तों तो 6 महीने के अंदर निकालने की दम रखते हैं, निकाल जाते हैं। लेकिन सही स्ट्रेटेजी का अभाव होना, सही फैकल्टी का अभाव होना, सही डायरेक्शन का अभाव होना, उनका ये जो क्या कहते हैं, उनका जो सपना है वो टूट जाता है। मैं सच बता रहा हूं, टूट जाता है। लेकिन अगर आप मुझसे जुड़ते हो इस मामले में, मैं आपको सोने नहीं दूंगा, क्योंकि अब्दुल कलाम, बहुत ज्यादा कलाम साहब ने बोला था, सपने वो नहीं होते जो बंद आंखों से देखे जाते हैं, सपने वही सच होते हैं और वही सपने होते हैं जो खुले, जो आपको सोने नहीं दे। तो दोस्तों, क्या आपको समझ में आया एमपीपीएससी को कैसे क्रैक किया जाए नए पैटर्न के अनुसार? 2020 परीक्षा कभी भी हो, आरक्षण कितना भी हो, पैटर्न कोई भी हो, कंपटीशन कैसा भी हो, हमारी एक सीट निश्चित है और एमपीपीएससी को हमारी सीट देने के लिए तो तैयार होना ही पड़ेगा। उसे तो हमें सौंपना ही होगा हर कीमत पे। अपना फीडबैक दो स्टूडेंट सभी, आई नीड योर फीडबैक। जितने स्टूडेंट देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में भी फीडबैक दो जल्दी कि एमपीपीएससी को झुकना होगा। हमारी सीट तो पहले से फिक्स है, उसे काटने वाला नहीं होता। कर्म करने वालों की सीट फिक्स रहती है, बहाने वालों की, एक्सक्यूज ढूंढने वालों की सीट कभी फिक्स ना हुई है ना होगी। तो होप सो आप सभी को मेरी बात समझ में आई है। अपना फीडबैक दो। नरेश, आयुषी, हैव यू गॉटन एनीथिंग? और सभी स्टूडेंट्स, एमपीपीएससी को कैसे क्रैक किया जाए, हाउ टू क्रैक एमपीपीएससी 2020, यस और नो? तो अब आपकी एक और डेमो क्लास होगी, उसका मैं आपको पैटर्न बता देंगे और आपकी क्लास होगी, आपका टेस्ट भी होगा। जो 3 कैटेगरी में आप किस में स्टैंड करते हो वो बताया जाएगा। तो हाउ टू क्रैक, जो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन था वो खत्म हो जाता है।
अब आपका स्टेटमेंट होना चाहिए आई विल क्रैक, आई विल क्रैक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर। नया अपडेशन आपको मिल जाएगा नेक्स्ट डेमो क्लास का, जिसमें वायुमंडल को हम अपने तरीके से समझाएंगे आपको। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर। और हाँ, अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहें 7400501501 पे आप हमें डायरेक्टली कॉल करें। हम आपसे साथ जुड़े हुए हैं YouTube पे 6 लाख लोगों का प्यार लेके बहुत मजबूती के साथ। थैंक यू।